Hello student, welcome to my channel Learn with Harshita. Hope you all are good. So आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है. वेट अ सेकेंड. सुप्रीम कोर्ट के बारे में. सुप्रीम कोर्ट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उसको कवर करेंगे. यहाँ मैं आपको सारे पॉइंट्स एक शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊँगी. ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मतलब ज़्यादा उसमें लाइंस में नहीं लिखे होंगे. बस मैं हर एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं बताते हुए चलूँगी. आप अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा एकदम शॉर्ट तरीके से. यूजुअली टीचर इसको 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कम से कम टाइम में इसको कंप्लीट कराने के लिए, ताकि ये आपके लास्ट टाइम पर रिविज़न के लिए भी हेल्पफुल हो और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी. तो अगर आपको मेरा चीज़ें पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हम उसको पढ़ेंगे. इसका पार्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट पार्ट किस पार्ट में सुप्रीम कोर्ट आता है? तो सुप्रीम कोर्ट किस पार्ट में आता है? 5th पार्ट में सुप्रीम कोर्ट आता है. और इसका आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 124 से कहाँ तक है? 147 तक इसका क्या है? आर्टिकल नंबर है सुप्रीम कोर्ट का. आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक इसका आर्टिकल है. सुप्रीम कोर्ट किस पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 5 में. पहले मैं स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रही हूँ. जब हमारा सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंस के बाद जब बना था पहली बार सुप्रीम कोर्ट, तो वो उसकी डेट क्या थी? तो उसकी डेट थी 28 जनवरी. ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो पहली बार होती हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. 1950 में पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था. और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? H.J. कानिया. आप लोगों को पता होगा ये चीज़. ये क्या थे? ये हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे. अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? तो अभी प्रेजेंट में 33+1 का रेशियो है, मतलब 33 जजेस हैं और 1 क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. बट इस टाइम जब ये फॉर्म हुआ था तब कितने जजेस थे? इस टाइम 7+1 थे, मतलब कि 7 जजेस थे और एक क्या था? सुप्रीम कोर्ट था. एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये क्या है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट के स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो हैं. मतलब जब सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हुआ था तब इसमें 7+1 का रेशियो था और अभी कितना है? 33+1 का रेशियो. धीमे धीमे करके ये बढ़ते गए थे जजेस की संख्या, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता है केसेस इतने ज़्यादा हैं, अभी भी जजेस की संख्या बहुत ही कम है. 33+1 मतलब 34 है, लेकिन फिर भी बहुत कम है. तो इसलिए धीमे धीमे करके जजेस की संख्या बढ़ती चली गई थी. तो अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 33+1 है. आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है. आप इसको बताइएगा आंसर करके. तो हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं. इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो बाकी जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है. जैसे कि आपको पता होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या है? एक कोलेजियम सिस्टम है. कोलेजियम सिस्टम. इस सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में कौन कौन होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है? तो इसमें पहले क्या है? इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और प्लस 4 सीनियर जजेस होते हैं. 4 क्या होते हैं? सीनियर जजेस होते हैं. इसमें क्या होता है? जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे 3 जजेस एग्री कर गए कि हाँ इस जज को सुप्रीम कोर्ट में ऐड करना है, और यहाँ चीफ जस्टिस, मतलब इसमें देखते हैं कि मेजॉरिटी अगर ज़्यादा है, प्रेसिडेंट रहता है, लेकिन इसमें अगर मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा होती है वही उस जज को अपॉइंट कर लेता है. तो इसको क्या बोलते हैं? हम कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट है, इस कोलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए एक आया था नंजैक. तो नंजैक का फुल फॉर्म क्या है? एक सेकेंड, इसको क्या हो गया? हाँ, तो नंजैक का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल, इसको आप लिख लीजिएगा, वैसे इससे क्वेश्चंस आते नहीं हैं. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. नंजैक क्या था? ये 6 मेंबर की एक कमेटी थी.
इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रुप है, ये जो कमीशन है, ये अपॉइंट करेगा किसको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो ये कब एक अमेंडमेंट भी इसके लिए पास हो गया था, सब कुछ हो गया था, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 में ये पास भी हो चुका था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया। क्या कर दिया, मतलब ये इसके थ्रू नहीं होगा अपॉइंटमेंट, जो हमारा कोलेजियम सिस्टम जो ये पहले वाला था, इसी के थ्रू हमारे जजेस का क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा। तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, और क्या 4 जो सीनियर जजेस होते हैं जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, वही जज आता है सुप्रीम कोर्ट में। नंजैक के बारे में जितना इंपॉर्टेंट था, मोस्टली इसके रिलेटेड ये अमेंडमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कुछ और नहीं पूछते हैं, क्योंकि जब ये हट ही गया है ही नहीं, हमारे उसमें यूज़ ही नहीं होता है, तो इससे रिलेटेड उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस आपको ये याद रखना है। और इसमें कितने मेंबर की कमेटी थी, इसमें 6 मेंबर की कमेटी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन बताई थी, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ। इसकी पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो आपको पता है हर चीज़ में, हर जगह, मतलब ये कंपलसरी ये होना, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सेकंड चीज़ क्या है, ये 5 साल क्या हो, हाई कोर्ट में जज रहा हो, 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर 10 साल क्या हो, ये एडवोकेट जज की प्रैक्टिस किया हो, किसमें, एडवोकेट जज रहा हो, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। या इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट की नज़र में, या फिर कोई अच्छा सलाहकार हो, या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में कोई अच्छा हो वो। लेकिन ये वाला चीज़ें कम होती हैं क्वालिफिकेशन में, ये कम देखी जाती हैं। मोस्टली ये 5 ईयर या 5 साल का वो जज हो हाई कोर्ट में, या 10 साल का एडवोकेट जज हो हाई कोर्ट में। इन दोनों में से कोई एक चीज़ क्वालिफिकेशन के लिए देखी जाती है, ये कि नहीं दोनों चीज़ हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो तो वो क्वालिफिकेशन क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। इसका टेन्योर कोई कुछ फिक्स टेन्योर नहीं है, इसका टेन्योर क्या है, फिक्स नहीं है, लेकिन इसकी मैक्सिमम एज है जो इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम एज क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज क्या है, 65 ईयर सुप्रीम कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज है, और हाई कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज क्या है, 62 ईयर है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हाई कोर्ट पढ़ाऊंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हाई कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी हम सारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमम एज क्या है, 65 ईयर्स इसके जज की मैक्सिमम एज होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होता है तो वो किसको देते हैं, रेजिग्नेशन लेटर अगर उन्हें देना होता है तो वो किसको देते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट आपके लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है इनकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। इनकी सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, वो प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड करता, वो कौन डिसाइड करता है, वो पार्लियामेंट जो हमारी संसद है वो इसकी क्या करती है, सैलरी एंड अलाउंसेस को डिसाइड करती है। ये सैलरी पॉइंट को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये सब मैशअप हो जाते हैं माइंड में। रेजिग्नेशन लेटर किसी को दे रहा है, अपॉइंट कौन कर रहा है, सैलरी, ओथ, टेन्योर, ये सब क्या टेन्योर वैसे इसकी कोई फिक्स नहीं है, बस इसकी मैक्सिमम एज आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो जज की होती है वो इसको हटाते भी हैं, इसका क्या रिमूवल प्रोसेस भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल प्रोसेस क्यों होता है, अगर वो कोई भी जज इनकैपेसिटी या फिर इनकैपेबल है तो उसके लिए हम रिमूवल का प्रोसेस जारी कर सकते हैं। रिमूवल में क्या होता है आप एक बार शॉर्ट में जान लीजिएगा। हाँ, रिमूवल का क्या प्रोसेस होता है, रिमूवल में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होता है, पारित होना होता है। मतलब अगर लोकसभा में ये चीज़ गया कि इस जज का रिमूवल करना है तो वहाँ पे लोकसभा में जितने मेंबर प्रेजेंट है उनके में से 100 मेंबर क्या अप्रूव करना चाहिए, 100 मेंबर अपना अप्रूवल देते हैं कि हाँ इस जज को हटाना चाहिए। फिर स्पीकर अप्रूवल देता है, फिर इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट इसको पारित करता है और क्या होता है उसकी रिमूवल, क्या कहते हैं, जज का रिमूवल हो जाता है। अगर ये ऐसे लोकसभा में गया तो 100 मेंबर अप्रूवल देते हैं, लेकिन अगर ये राज्यसभा में जाता है तो यहाँ पे कौन देता है, यहाँ पे 50 मेंबर क्या देते हैं, अप्रूवल देते हैं। फिर चेयरमैन इसको पारित, चेयरमैन जैसा जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा को हेड करते हैं उनको हम चेयरमैन बोलते हैं, तो वो पारित करते हैं, मतलब वो साइन करते हैं। फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर वहाँ पे साइन होता है। प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले एक इन्वेस्टिगेशन
हाउस या फिर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जान लीजिए कि अगर इन दोनों में से कहीं एक पारित हो गया या फिर दोनों का ये दोनों चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद क्या होती है, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म होती है जिसमें 3 मेंबर होते हैं उस कमेटी में। वो ये जांच पड़ताल करते हैं कि जो ये जज के ऊपर जो ये लगे हुए हैं, इनका रिमूवल का जो प्रोसेस हो रहा है, क्या वो सही है, जो जज पे लगाया गया है इनकैपेबल या फिर इनकैपेसिटी या फिर कोई भी और भी रीज़न है, क्या वो रीज़न सही है। तो ये इसके लिए क्या होती है, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म होती है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, 3 मेंबर होते हैं इस कमेटी में। इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में कौन कौन से होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होता है, एक हाई कोर्ट का जज होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का, और एक क्या होता है, और एक और जज होते हैं। ये 3 लोग इस कमेटी, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी को होते हैं जिसको हेड करते हैं ये 3 लोग मिलके देखते हैं कि क्या जो लगा हुआ है उस जज के रिमूवल का प्रोसेस वो सही है या फिर गलत है। अगर ये भी पास कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी पास कर देती है, तो प्रेसिडेंट साइन करता है और उस जज का रिमूवल हो जाता है। तो रिमूवल प्रोसेस में क्या होता है, लोकसभा से 100 मेंबर स्पेशल मेजॉरिटी से 100 मेंबर अप्रूव करते हैं, राज्यसभा से 50 मेंबर करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, ये पूछते हैं कि 3 मेंबर कितने, इन्वेस्टिगेशन कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है और ये पारित हो जाता है। और एक पॉइंट जो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसकी सैलरी जो होती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, लेकिन ये सैलरी कहाँ से जाती है, मतलब इसका मतलब क्या है कि सैलरी कहाँ से जाती है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड से जाती है या फिर कंटेंजेंसी, कंसोलिडेटेड या फिर कंटेंजेंसी। आपको पता होगा कंटेंजेंसी क्या होता है, ये इमरजेंसी फंड होता है। इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी, हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगी आपके एग्जाम आने से पहले। कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता है, जो इससे क्या होती है, इससे सैलरी अलाउंसेस ये सब जाते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस कहाँ से जाते हैं, उनकी सैलरी अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी आपको कि अटॉर्नी जनरल जो होता है, मैंने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ाया था। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो किसके प्लेजर में पोस्ट को होल्ड करता है, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे पोस्ट को होल्ड करता है। तो यहाँ पे मेरे लिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट भी प्रेसिडेंट के प्लेजर पे पोस्ट को होल्ड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर ही बच्चे। तो सुप्रीम कोर्ट डज नॉट होल्ड हिज पोस्ट ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होल्ड नहीं करता है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे आप डज नॉट होल्ड, नॉट होल्ड ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जो भले उसका जो है रेजिग्नेशन लेटर, अपॉइंटमेंट, ये सब प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बॉडी है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं काम करता, होल्ड नहीं रहता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट एकदम मैंने शॉर्ट तरीके में से आपको समझाने की कोशिश की हूँ ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, और ये हर एक एग्जाम को कवर करेगा, छोटे से लेके बड़े तक हर एक एग्जाम को कवर करेगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कुछ है एडहॉक जज। जैसे आप बहुत बार सुने होंगे एडहॉक जज के बारे में, लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे कि ये होता क्या है। तो एडहॉक जज में ये होता है, एडहॉक जज कौन होते हैं, एडहॉक जज होते हैं एक टेम्परेरी जज। टेम्परेरी जज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे एडहॉक जज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एडहॉक जज को क्यों बुलाते हैं। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो एक कोरम होती है वो अगर नहीं कंप्लीट हो पाती है तो एडहॉक जज को बुलाते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल चीफ जस्टिस को लेके कितने मेंबर है, 34 मेंबर है। 34 मेंबर में से अगर 6 मेंबर प्रेजेंट हैं तो कोरम कंप्लीट मानी जाएगी, तो कोरम क्या होगी, कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन अगर 6 मेंबर से भी कम मेंबर है तो कोरम को कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो टेम्परेरी जज मतलब ये होता है कि एडहॉक जज कि अगर कोरम कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट होता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका अपॉइंटमेंट देखते हैं, किसी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसको कौन अपॉइंटमेंट, किसका कौन अपॉइंट करता है, हर एक चीज़ को जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडहॉक जज की पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं। ये एक ऐसा जज हाई कोर्ट से लाया जाता है, ये जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की काबिलियत रखता हो। ये जज हाई कोर्ट से लाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के, ये हाई कोर्ट से लाते हैं।
हाई कोर्ट का जज होता है, लेकिन इसका क्या हो, इसके पास क्वालिफिकेशन हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, इसके पास ये क्वालिफाइड हो, तो इसको एडहॉक जज के पोस्ट पे रखा जाता है। एडहॉक जज की जो सैलरी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस को जाती है वही जाती है, क्योंकि जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट पे काम कर रहा है, भले ही टेम्प्रेरी बेसिस पे कर रहा है लेकिन उन्हीं के पोस्ट पे काम कर रहा है, तो इसकी सैलरी क्या होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी होती है वही इसका वही सैलरी जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि ये हाई कोर्ट से लाया गया तो इसकी सैलरी हाई कोर्ट के जज की जाती हो, लेकिन नहीं, इसकी सैलरी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी होती है वही जाती है। इसको लाता कौन है, इसको जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो, और ये जिस हाई कोर्ट का ये जज है, ऐसे मद्रास हाई कोर्ट का या फिर जो है आप मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिस हाई कोर्ट का ये जज है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी परमिशन लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से परमिशन लेते हैं, और किससे लेते हैं, प्रेसिडेंट से। इन तीन से परमिशन लेने के बाद क्या होता है, एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो है किसकी परमिशन से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, मतलब जिस हाई कोर्ट का वो जज है उससे, और प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके ये एडहॉक जज का क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। आई होप मैंने इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। हाँ, तो एडहॉक जज से जो रिलेटेड पॉइंट्स थे उसको मैंने सारे पॉइंट को कवर करा दिया। ये एक टेम्प्रेरी जज होता है, जब कोरम कंप्लीट नहीं होता है तब इसको अपॉइंट किया जाता है। इसकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट की जज, सैलरी सुप्रीम कोर्ट, और कौन अपॉइंट करता है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट है हमारा रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज में क्या होता है कि रिटायर्ड जज कब अपॉइंट किया जाता है, रिटायर्ड जज उस टाइम पे अपॉइंट किया जाता है जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तब जो रिटायर्ड जज होते हैं इनके पास सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है, उनको जो रिटायर होते हैं जज, उनको क्या होता है, रिटायर्ड जज के रूप में उनको लाया जाता है। कौन लेके आता है इनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रिटायर्ड जज को इनवाइट करता है, तो ये रिटायर्ड जज आते हैं। लेकिन जो इनकी सैलरी और अलाउंसेस जो ये सब हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट इनकी सैलरी अलाउंसेस डिसाइड करता है। यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे तो पार्लियामेंट डिसाइड करती थी सैलरी अलाउंसेस, तो एडहॉक जज की भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है सैलरी, पार्लियामेंट ही क्या करती है, डिसाइड करती है सैलरी। लेकिन जो इनकी सैलरी होती है ये कौन डिसाइड करता है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है इनकी सैलरी। ये कब लाए जाते हैं, जब काम बढ़ जाता है या फिर जो है मतलब हमारे जजेस का जो लोड ज़्यादा, काम केसेस ज़्यादा आ जाते हैं, तब इनको रिटायर्ड जज के रूप में अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इनके पास किसकी क्वालिफिकेशन होनी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इनकी सैलरी क्या होती है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ये जितनी भी मतलब जो अलाउंसेस, जो भी चीज़ें, पावर, जो ज्यूरिडिक्शन, जो प्रिविलेज जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है, जो भी प्रिविलेज, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पावर, जो भी ये सब जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है वही इनको भी, रिटायर्ड जज को भी क्या होती है, मिलती है। बस इससे रिलेटेड बस यही 3 से 4 पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट थे आपके लिए। रिटायर्ड जज का एक सेकंड, इसका आप आर्टिकल नंबर जान लीजिए। आर्टिकल नंबर क्या होता है, आर्टिकल नंबर 128 इसका आर्टिकल नंबर होता है, और इसका आर्टिकल नंबर क्या होता है, आर्टिकल नंबर 127 क्या होता है, इसकी आर्टिकल नंबर होती है, एडहॉक जज की आर्टिकल नंबर होता है 127, और रिटायर्ड जज का क्या होता है 128। नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक टॉपिक और क्लियर करूँगी, क्या, पावर्स के बारे में, पावर एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में, क्योंकि उसकी पावर्स कुछ लेंदी, जैसे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ऐसे आप रिट्स के बारे में जानते हैं, तो ये सब पावर्स है, इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो आप ये अभी पार्ट फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का, पार्ट सेकंड में मैं पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शन को पढ़ाऊंगी, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट को पढ़ाऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सब कुछ मैंने शॉर्ट तरीके में पढ़ाया ताकि आपको तुरंत सब कुछ याद हो जाए। इसको आप रिवीजन के तौर पे भी रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।